नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के मनोविज्ञान का 30 प्रश्नों का पूरा टेस्ट आज हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट है इसमें 30 जो क्वेश्चन है वो सभी समझ पर आधारित होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। प्रथम प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा का उपयोग कब किया जाना चाहिए? अर्थात बाह्य अभिप्रेरणा का उपयोग सबसे उचित किस समय होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा के बाद, आंतरिक अभिप्रेरणा से पूर्व, किसी भी समय, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा के समय। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि हम आंतरिक अभिप्रेरणा के समय इसका प्रयोग करते हैं कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा उसमें है, तो बाह्य अभिप्रेरणा या बाह्य पुरस्कार देने का क्या मतलब है? दूसरी बात, किसी भी समय इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह हमें उन परिस्थितियों के हिसाब से, उस बच्चे की जो अभिप्रेरणा के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा के बाद, आंतरिक अभिप्रेरणा के बाद में इसका उपयोग करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चे में उत्पन्न हो चुकी है, तो वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो चुका है। अब बाह्य अभिप्रेरणा की क्या आवश्यकता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा के पूर्व, अर्थात यदि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो सामान्यतः बाह्य अभिप्रेरणा का उपयोग तब किया जाता है कि जब बच्चा आंतरिक अभिप्रेरणा उसमें है नहीं, तो बाह्य अभिप्रेरणा का उपयोग करके उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा जो है उसका प्रारब्ध किया जाता है, या आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मन का कितना भाग अचेतन मन का है? अर्थात मन का कितना भाग अचेतन मन का है? तो फ्राइड के अनुसार मन का 1/8 भाग अचेतन मन का है। फ्राइड के अनुसार 1/9 भाग अचेतन मन का है, 7/8 या 8/9। तो फ्राइड के अनुसार अचेतन मन का जो भाग है वो है 8/9 भाग। 8/9 भाग तो अचेतन मन का है, और 1/9 भाग बचता है वो जो है वो हमारे चेतन और अवचेतन मन, अर्थात हम कह सकते हैं अर्धचेतन मन का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपी विधि पद का सृजन किनके द्वारा किया गया था? तो हम जानते हैं प्रक्षेपी विधियों का जब प्रयोग है सामान्यतः हम व्यक्तित्व को मापने में करते हैं, और प्रक्षेपी विधियां जो होती है वो सामान्यतः अचेतन मन का जो है अध्ययन करती है, या अचेतन मन के बारे में बताती है। तो प्रक्षेपी विधि पद का प्रयोग सर्वप्रथम लॉरेंस फ्रेक ने किया, कैंट और रोजेन ओपेक ने किया, इबिंगहॉस ने किया, या गाल्टन ने किया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉरेंस फ्रैंक। अर्थात प्रक्षेपी विधि पद का सृजन तो है लॉरेंस फ्रैंक ने किया। और इसमें प्रक्षेपी विधि जो है इनका अध्ययन जो प्रारंभ किया वो क्या था? 1879 में गाल्टन ने। और गाल्टन ने जो है वो शब्द साहचर्य जो परीक्षण होता है वो बनाया था। और ये जो इबिंगहॉस जो है उन्होंने एक परीक्षण बनाया था, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सबसे प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रक्षेपी विधि में किस प्रकार के उद्दीपकों का उपयोग होता है? प्रथम है स्पष्ट उद्दीपक, संरचित उद्दीपक, अर्ध संरचित उद्दीपक, या अस्पष्ट उद्दीपक। तो सबसे पहले आप ये देखिए, प्रक्षेपी विधि प्रयोग किस लिए की जाती है? क्योंकि प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग अचेतन मन के लिए किया जाता है। तो अचेतन मन का जो अध्ययन है वो हम सामान्यतः सीधी जो प्रयोग होते हैं या वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनके द्वारा हम नहीं कर सकते। तो इनमें क्या होता है कि जैसे रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण है, तो इस प्रकार के जो परीक्षण है इनमें अस्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, न कि संरचित उद्दीपकों का। क्योंकि यदि स्पष्ट उद्दीपक होंगे तो वह अपने अचेतन मन के विचारों को उस पर प्रक्षेपित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो उद्दीपक है ये स्पष्ट है, तो वो उसकी पूरी मतलब सत्य व्याख्या करेंगे। नहीं तो जब असंरचित होगा, या हम कह सकते हैं कि अस्पष्ट उद्दीपक होगा, तो उसकी व्याख्या जो अपने मन के अनुसार अपनी जो भावनाएं होगी उनको थोप करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अस्पष्ट जो उद्दीपक होते हैं, अस्पष्ट उद्दीपक के अध्ययन के लिए प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, रक्षा युक्तियाँ या अहम रक्षात्मक युक्तियाँ किस स्तर पर कार्य करती है? क्योंकि रक्षा युक्तियाँ जो होती है ये रक्षा युक्तियाँ अब हमारे जो अहम है
उसका बचाव करती है। लेकिन इनकी जो मूल भंडार है वो किस में होते हैं, वो अचेतन मन में होते हैं, और इनका स्तर जो है कार्य करने का वो अचेतन मन होता है। इसलिए अहम रक्षात्मक युक्तियाँ जो होती है अचेतन स्तर पर कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न, गार्डनर जो है उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बुद्धि जो है वो कार्य करती है। प्रथम है स्वायत्त तंत्र की तरह, अर्ध स्वायत्त तंत्र की तरह, पूर्ण रूप से सहसंबंधित या आंशिक रूप से सहसंबंधित। तो जो गार्डनर है उन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने बताया था कि ये जो बुद्धियां हैं वो जो अलग अलग प्रकार की उन्होंने बुद्धियां बताई थी, पहले उन्होंने मतलब 9 बताई थी, उसके बाद में और जोड़ी गई थी। तो कुल मिला के गार्डनर की जो बुद्धियां हैं अलग अलग प्रकार की बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो उन्होंने बताया था कि ये जो सभी बुद्धियां ये अलग अलग मतलब एक तरीके से स्वतंत्र है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनमें कुछ तत्व जो है वो समान होने के कारण ये एक दूसरे से सह संबंधित भी है। इसलिए ये न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और न ही पूर्ण रूप से संबंधित है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं अर्ध स्वायत्त तंत्र की तरह जो है गार्डनर की जो बुद्धि जो है वो कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो है 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। प्रथम है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, तीसरा है बिने साइमन टेस्ट, और चौथा है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। अब इसमें एक ऑप्शन हम भूल गए, इसमें एक ऑप्शन और है वेशलर वैल्यू परीक्षण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेशलर वैल्यू परीक्षण। वेशलर वैल्यू परीक्षण जो है उसका उपयोग जो है वो 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रेस्मर के व्यक्तित्व के अनुसार कितने प्रकार होते हैं। चलिए क्रेस्मर के व्यक्तित्व के अनुसार कितने प्रकार होते हैं। क्रेस्मर ने जो है वो टाइप थ्योरी दी थी, मतलब प्रकार सिद्धांत, प्रारूप सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो क्रेस्मर के व्यक्तित्व के अनुसार जो उन्होंने बताए थे तो वो मूलतः तो 3 थे, लेकिन उन्होंने बाद में एक जोड़ा था, उसका नाम था डाइप्लास्टिक प्रकार। डाइप्लास्टिक प्रकार वह प्रकार था जिनमें जो ऊपर के जो तीनों हैं वो तीनों प्रकार उसमें समायोजित किए जा सकते हैं। इसलिए क्रेस्मर का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसके जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की इनमें से कौन सी विधि जो है वो वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है जिसमें जो परीक्षण करता है उसकी भावनाओं का या उसके मन मस्तिष्क का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जो परीक्षण होता है वो पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ होता है। तो चलिए सबसे पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है निर्धारण मापनी और चौथा है प्रश्नावली विधि। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा निर्धारण मापनी। देखिए व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ, अवस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधियाँ होती है। प्रक्षेपी विधियाँ आप जानते हैं अचेतन मन का अध्ययन करती है, और व्यक्तिनिष्ठ वो होती है जिसमें व्यक्ति की निष्ठता होती है, मतलब व्यक्ति जो परीक्षण करता है उसकी भावनाओं का उसमें समायोजन हो जाता है, या हम कहें उसकी भावनाओं के कारण वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ जो विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि केवल 2 ही तरीके की विधियां होती हैं, और उन 2 विधियों का नाम है एक तो निर्धारण मापनी विधि, रेटिंग स्केल, और दूसरी जो विधि है वो है नियंत्रित अवलोकन। तो ये जो 2 विधियां हैं इन्हें हम वस्तुनिष्ठ विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि निर्धारण मापनी में क्या होता है बहुत सारे व्यक्तियों से उसकी रेटिंग करवाई जाती है, इसलिए उसमें जो है व्यक्तियों के जो विचार हैं उनका एक तरीके से औसत निकाला जाता है, इसलिए इसको हम वस्तुनिष्ठ विधि कह सकते हैं। चलिए अगला जो है वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बच्चा किसी भी अन्य की सहायता से वह कार्य नहीं कर सकता जो उस क्षेत्र को कहा जाता है, मतलब यदि किसी की भी सहायता से बच्चा कोई वो कार्य नहीं कर सकता तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं, या समीपस्थ विकास का सीमा क्षेत्र कहते हैं, या अगम्य विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो वास्तविक विकास का क्षेत्र तो वह विकास का क्षेत्र है जो बिना किसी की सहायता से कर सकता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह क्षेत्र है जो वो किसी की सहायता से कर सकता है, लेकिन यदि वो किसी की सहायता से भी वो नहीं कर सकता है तो वो जो विकास का क्षेत्र होगा उसे हम कहते हैं अगम्य विकास का क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अगम्य विकास का क्षेत्र। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में विकेंद्रण की शुरुआत होती है। 2 से 4 वर्ष,
4 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार जो है विकेंद्रण की शुरुआत जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होती है, क्योंकि जो केंद्रण पाया जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। तो विकेंद्रण की जो शुरुआत है वो 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था, अर्थात हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो है विकेंद्रण की शुरुआत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और पूर्ण रूप से ये जो प्रक्रिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर हम कह सकते हैं अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रण जो है पूर्ण हो जाता है। अगला चलिए, यदि कोई बालक रसोई से बिस्किट चुराता है और उसकी माँ जो है उसे देख लेती है, तो बच्चा जो है बिस्किट खाना बंद कर देता है और वह ऐसा प्रयास करता है कि मानो उसने कुछ किया नहीं। तो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार यह बालक किस आयु वर्ग का हो सकता है। तो सबसे पहला 0 से 2 वर्ष, उसके बाद में 2 से 5 वर्ष और उसके बाद में 5 से 9 वर्ष और अगला है 9 से 13 वर्ष। देखिए पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई, उन्होंने बताया था कि प्रथम जो अवस्था है उसमें बच्चा न तो नैतिक होता है न नैतिक होता है। दूसरी जो अवस्था बताई उन्होंने बताई आप्तवंचन, मतलब प्रायत्ता होती है लेकिन आप्तवंचन, या हम कह सकते हैं कि किसी पर दंड का या पुरस्कार का प्रभाव उस पर पड़ता है, किसी पर निर्भरता उसकी होती है। उसके बाद में परायत्ता पारस्परिकता की अवधि आती है, मतलब उसमें परायत्ता पारस्परिकता में वो किसी चीज़ को लेगा तो किसी चीज़ को वो दूसरे को देगा, किसी की सहायता करेगा तो वो भी उसकी सहायता करेगा। और जो अंतिम अवस्था आती है वो आती है स्वायत्ता की, उसमें वो अपने स्वयं के अनुसार निर्णय लेता है, स्वयं के अनुसार निर्णय लेता है और वो स्वयं के अनुसार ही उसमें ऐड करता है। तो यहाँ पे जो अवस्था होगी, क्योंकि उसने माँ को देख लिया है और बिस्किट खाना उसने बंद कर दिया है, इसका मतलब वो माँ की डांट से डर रहा है, यानी कि दंड या आज्ञा पालन की जो अवस्था जो कोहलबर्ग ने बताई उस अवस्था से संबंधित है। और यहाँ पर ये संबंधित है परायत्ता आप्तवंचन की अवस्था से, जिसे हम कहते हैं ना तानाशाही हिटलरशाही, उस अवस्था से संबंधित है। और इसका जो आंसर होगा वो 2 से 5 वर्ष। 0 से 2 वर्ष तो जो वह न तो एनाटॉमी की अवस्था है, या हम कह सकते हैं न तो मतलब वो जो है न तो नैतिक और न नैतिक है। दूसरी 2 से 5 वर्ष जो आ जाएगी वो जो है आप्तवंचन से, दंड या आज्ञाकारिता से, तीसरा जो पारस्परिकता से, और चौथे 9 से 13 जो वर्ष है वो जो है स्वायत्ता की अवस्था है। अगला प्रश्न जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आधारित था। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत अनुभव पर, अनुमान पर, गणितीय विधियों पर या ज्ञान मीमांसा पर। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है अनुभव पर आधारित था, क्योंकि उसने हेंज की द्विधा की तार्किक तर्कणा पर आधारित बच्चों से जो है उसने प्रश्न पूछे थे और उस आधार पर, उस अनुभव पर उसने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई कार्मिक ऑफिस में लेट आता है और मालिक उसकी जो है 2 दिन की तनख्वाह काट लेता है, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है या किस प्रकार का उदाहरण है। तो सबसे पहला है सकारात्मक दंड का, नकारात्मक दंड का, सकारात्मक पुनर्बलन का या नकारात्मक पुनर्बलन का। तो सकारात्मक दंड का ये उदाहरण है या नकारात्मक दंड का, या सकारात्मक पुनर्बलन का है या नकारात्मक पुनर्बलन का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नकारात्मक दंड का, क्योंकि पुनर्बलन जो होता है वो व्यक्ति की अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करता है, यानी कि उसकी आवृत्ति को बढ़ाता है, लेकिन दंड जो होता है उसकी आवृत्ति को घटाता है। लेकिन नकारात्मक दंड में क्या होता है, किसी चीज़ को हम हटाते हैं, किसी प्रिय वस्तु को उसको हटाते हैं तो उसकी आवृत्ति घटती है। लेकिन सकारात्मक दंड में किसी चीज़ को दिया जाता है, किसी अप्रिय वस्तु को दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है घटती है। तो यहाँ पे उसके 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है, इसलिए वो अब आगे से लेट नहीं आएगा। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक दंड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति पहले दाएं हाथ का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद में बाएं हाथ का प्रयोग तेज गति से सीखता है, तो यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो क्षैतिज स्थानांतरण है, यह सकारात्मक स्थानांतरण है, या नकारात्मक स्थानांतरण है, या द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। देखिए क्षैतिज स्थानांतरण में वो जो बच्चा है वो उसी स्तर के किसी नवीन विषय में उसका स्थानांतरण कर लेता है। सकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण में वो जो है अपनी पहली सीखी हुई जो योग्यताएं हैं उनका प्रयोग उच्च स्तर में करता है। नकारात्मक स्थानांतरण में वो जो है उसका स्थानांतरण हो नहीं पाता है, लेकिन कुछ नीचे स्तर की जो योग्यताएं होती है उनमें उसका स्थानांतरण करता है। लेकिन द्विपार्श्विक स्थानांतरण में एक जो दोनों वस्तुएं समान ही होती है, लेकिन दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है और बाएं हाथ का प्रयोग उससे सीख रहा है, क्योंकि ये एक शरीर से, उसके शरीर से संबंधित है, इसलिए शरीर की जो स्वतः स्फूर्त या प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में द्विपार्श्विक स्थानांतरण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में व्यवहारगत परिवर्तन शब्द किस सिद्धांत के कारण जोड़ा गया? तो ये जो पाठ्य योजना है उसमें व्यवहारगत परिवर्तन जो है व्यवहारवाद के कारण जोड़ा गया, गेस्टाल्टवाद के कारण जोड़ा गया, संज्ञानात्मक अधिगम के कारण या सामाजिक अधिगम के कारण? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यवहारवाद सिद्धांत, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवाद सिद्धांत में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत गेने ने दिया था, हर्बर्ट मास्लो ने दिया था, अब्राहम मास्लो ने दिया था या मैकक्लेलैंड ने दिया था? तो इसका आंसर होगा मैकक्लेलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा आप जानते हो कि किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में उपलब्धि प्राप्त करने की अभिप्रेरणा अधिक हो तो उसे हम उपलब्धि अभिप्रेरणा कहे जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा जो है उच्च स्तर के परिवार से संबंधित है या शिक्षित परिवार से संबंधित है तो उसके जो माता पिता होंगे उनकी अभिप्रेरणा जो उपलब्धियां अधिक होगी तो वो बच्चे को उसी उपलब्धि के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए जो उच्च स्तर के परिवार के बच्चे होते हैं उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है। इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन जो उसको क्या कहा जाता है? तो सृजनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है, अपसारी चिंतन कहा जाता है, आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है, निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो सृजनात्मक चिंतन को जो है हम आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन में तो हम जानते हैं कि अभिसारी चिंतन के अंदर किसी एक ही लक्ष्य केंद्रित क्रिया को किया जाता है या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान किया जाता है। अपसारी चिंतन में हम बहुत सारे विचारों का वैकल्पिक विचारों का सृजन करते हैं। निगमनात्मक चिंतन में हम जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, सूत्र से उदाहरण की ओर चलते हैं। लेकिन आगमनात्मक चिंतन में हम उसमें सामान्यीकरण को खोजते हैं, नए नियमों को खोजते हैं, इसलिए ये सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार जो है वो उपस्थित होता है। तो ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार जो है जन्म के समय उपस्थित होता है, विकास की किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकता है, अधिगम की किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकता है या जन्म से पहले उपस्थित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विकास की किसी भी अवस्था में। देखिए ये एक विकासात्मक विकार है और विकासात्मक विकार जो होते हैं वो जन्म के बाद किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जो अधिगम अक्षमताएं होती है वो जन्म के साथ उपस्थित होती है और हमारे अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करती है। जैसे ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये जो है विकासात्मक विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मिलर की जो जादुई संख्या है, मिलर की जादुई संख्या किसे कहा जाता है? तो मिलर की जादुई संख्या है वो है 7 को कहा जाता है। और ये जो मिलर की जादुई संख्या है इसमें 7 में 2 जोड़े जाते हैं या 7 में से 2 घटाए जाते हैं, तो ये मिलर की जादुई संख्या है। ये जो है स्मृति से संबंधित है, मतलब जो बच्चा होता है एक बार में 4 अक्षरों को एक साथ देख सकता है, उन्हें एक साथ याद रख सकता है। तो ये जो जादुई संख्या है वो 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उद्देश्यों के वर्गीकरण में संश्लेषण की जगह कौन सा उद्देश्य जोड़ा गया? चलिए नए वर्गीकरण में, अभी पहले वाला जो वर्गीकरण है ब्लूम का, उसमें ये जो संश्लेषण है उसकी जगह एक नया उद्देश्य जोड़ा गया। वह क्या आगमन है, निगमन है, सृजन है या सामान्यीकरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सृजन। देखिए आगमन निगमन पहले जो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य थे उनमें था, पहला था ज्ञान था, अवबोध था, उसके बाद में अनुप्रयोग था, उसके बाद में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। लेकिन संश्लेषण की जगह, संश्लेषण किसी वस्तु का हम कर रहे हैं, नई चीज़ का सृजन कर रहे हैं, तो उसकी जगह जो पद जोड़ा गया वो था संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में विद्यार्थी की जो तुलना है वो की जाती है अन्य विद्यार्थियों के साथ, स्वयं के साथ, राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार या औसत विद्यार्थियों के साथ। तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, एक तो होता है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन और एक मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन में तो राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार या अन्य विद्यार्थियों के साथ या औसत विद्यार्थियों के साथ उसकी तुलना की जाती है, लेकिन मानदंड संदर्भित मूल्यांकन जो होता है उसमें उसकी तुलना स्वयं के पिछले निष्पादन के साथ जो है की जाती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, आरटी की कौन सी धारा के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन आरटी की धारा 33 के अनुसार किया जाएगा और धारा 34 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ जो है, एनसीएफ को क्रियान्वित करने के लिए, एनसीएफ 2005 को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य संस्था कौन सी चुनी गई? भारतीय पुनर्वास परिषद, एनसीईआरटी,
SICERT या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इसका आंसर जो होगा NCERT, क्योंकि NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात जो पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, उसको क्रियान्वित करने के लिए NCERT को चुना गया है, क्योंकि वही हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपाख्यानात्मक आलेख द्वारा किस गुण का मूल्यांकन किया जाता है। ये देखिए मूल्यांकन का प्रश्न है, और उपाख्यानात्मक आलेख या एनेक्डोटल रिपोर्ट जो है उसकी मतलब कहानी के रूप में लिखी जाती है किसी घटना के बारे में, विशिष्ट घटना के बारे में। तो इसका उपयोग जो है भावात्मक, मनोगामक या संज्ञानात्मक या इन तीनों का उपयोग गुणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है सामान्यतः हम भावात्मक जो उद्देश्य है उसका मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। चलिए अधिगम के प्रतिफल। अधिगम के प्रतिफल क्या है? ये सीखने के उद्देश्य है, ये सीखने का परिणाम है, ये सीखने की प्रक्रिया है, या ये तीनों है। तो अधिगम के जो प्रतिफल हैं वो सीखने का परिणाम है, क्योंकि ये जो परिणाम है इन्हीं के द्वारा बच्चे को प्रतिपुष्टि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शब्द की अवस्था सामान्यतः किसे कहा जाता है। तो एक शब्द की अवस्था 0 से 1 वर्ष को, 1 से 1.5 वर्ष को, 1.5 से 2 वर्ष को, या हम कहें कि 2 से 3 वर्ष को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, एक शब्द की अवस्था 0 से 1 वर्ष को कहा जाता है, क्योंकि जो बालक है केवल एक शब्द के द्वारा ही, पूर्ण रूप से एक शब्द के द्वारा ही वह पूरा वाक्य जो है वो बोल देता है। इसके बाद में हम चलते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? उनका आकलन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, या उसको फीडबैक दिया जाता है। देखिए सबसे पहले जो मापन है वो मतलब मापन जो है वो आकलन से संबंधित है या आकलन के अंदर आता है, और आकलन जो है मूल्यांकन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम मापन करते हैं और मापन के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, और सूचनाओं को एकत्रित करने को हम आकलन कहते हैं, और उसके पश्चात जो है मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से संवेगों की विशेषता क्या है। संवेग विकीर्ण होते हैं, संवेग सतत होता है, या संवेग संचयी होते हैं, या ये तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संवेग जो है सतत भी होता है, विकीर्ण भी होता है, और संचयी भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो संवेग जो है विकीर्ण होते हैं। विकीर्ण मतलब एक अलग तरीके के होते हैं। सभी जो संवेग होते हैं, सभी के संवेग प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और संवेग जो सतत होते हैं, मतलब संवेग यदि एक बार उत्पन्न हो जाता है तो वो लगातार चलता रहता है। हालांकि वो संवेग जो होता है आकस्मिक होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो शुरू हो जाता है उसके बाद में लगातार रहता है। और संवेग जो है संचय होते हैं, मतलब संवेगों का संचयन होता रहता है। धीरे धीरे हम उन संवेगों के बारे में सीखते रहते हैं कि संचयन, जैसे पहले हमारे क्रोध का संवेग, पहले प्रसन्नता का संवेग विकसित होगा, और उसके बाद में धीरे धीरे संवेगों का विकास होता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति जो है उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ समायोजन करता है। ये जो परिभाषा किसने दी? ये डियरबोर्न ने, बकिंगम ने, वेस्लर ने, या टर्मन ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये जो परिभाषा दी थी वो वेस्लर ने दी थी। अगला प्रश्न, निमोनिक्स का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। तो निमोनिक्स का प्रयोग विस्मरण दूर करने में, स्मृति दूर करने में, समायोजन करने में, या अधिगम करने में। तो निमोनिक्स का प्रयोग जो है वो विस्मरण को दूर करने में किया जाता है, या स्मृति को मजबूत करने में भी हम कह सकते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स वो होते हैं जिनको हम किसी नाम से संबंधित कर देते हैं और उसकी पूरी अवधारणा उससे क्लियर हो जाती है। या जैसे किसी नाम का पहला शब्द ले लिया, कुछ ट्रिक बना दी, जैसे कि हम पढ़ते विब्ग्योर, बेनियाह, पिनाला, जिससे हम वो इंद्रधनुष के रंगों को याद करते हैं। तो ये जो है निमोनिक्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सीसी का राजस्थान में क्या नाम है। तो सीसी का जो राजस्थान में नाम है वो SIQE है। यहाँ पे SIQE, CIQE, RCCE, या फिर CCE। तो इसका जो सही नाम है वो है SIQE था। इसका पहले जो नाम था और अब जो नाम है वो है SIQE। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज का टेस्ट यही समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टेस्ट में जो सभी प्रश्न थे वो समझ पर आधारित थे। और आप यदि इसी प्रकार के टेस्ट और भी पाना चाहते हैं, इस प्रकार के टेस्ट और भी देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।